जिसके बिना मुझे लगता है शिक्षक नहीं बन पाता। सहृदयता, कलात्मकता, ये केवल रंग बिखेरना नहीं है, रंग कैसे बिखेरकर उसमें कैसे सौंदर्य ढूंढा जा सकता है, वह कला है। इसलिए मैं कई बार कहा करता था अपने संस्थान में, सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है, उसे ग्रहण करने के लिए दृष्टि चाहिए। ब्यूटी एग्जिस्ट्स एवरीवेयर, व्हाट वी नीड आइज टू परसीव इट। जब आप लोग अपना अनुभव दे रहे थे और जब बातचीत हो रही थी, तो एक प्रश्न मन में आ सकता है कि यहां जो प्राय आए हुए हैं वे तो अध्यापक हैं, बीएड कर चुके हैं, आईटेक तो उनके लिए बना है। जिन्होंने बीएड करनी है तो फिर हमें क्यों बुलाया? यह एक चिंतनीय प्रश्न है, चिंता का विषय नहीं, चिंतनीय प्रश्न था। और इसकी यदि हम इसका उत्तर ढूंढना चाहें तो बहुत ही करीने से हमें शिक्षा नीति की विशिष्टताओं की ओर जाना पड़ेगा। आईटेक पूरी तरह से शिक्षा नीति की उन विशेषताओं पर आधारित है, क्योंकि यह बीएड कर चुके हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए हमें उन विशेषताओं से परिचित होना चाहिए। आखिर शिक्षा किसे कहूं, शिक्षक किसे कहूं, बहुत दिनों से यह एक उधेड़-बुन चलती थी। और आज सुबह जब उठता हूं, पिछले कुछ लगभग 1.5 मास से उस प्रकार का विषय चल रहा है, और जब आज फिर उठा और देखा कि नीट की परीक्षा फिर रद्द कर दी गई है, तो मुझे चिंतन कराना पड़ा है, शिक्षा किसे कहा जाए। आखिर कौन कर रहा है? वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं शिक्षित है, तथाकथित शिक्षित। और अगर हम शिक्षा नीति को पढ़ते हैं, मैं नहीं जानता कितने ने इसे पढ़ा होगा, देखा होगा, मैं पूछूंगा भी नहीं, बड़े ही मार्मिक ढंग से शिक्षा नीति एक अनुच्छेद लिखती है। और मुझे लगता है वह अनुच्छेद, वह पैराग्राफ पूरी शिक्षा नीति का निचोड़ है। वह अनुच्छेद मैं आपके समक्ष पढ़ूंगा। मुझे फिर पढ़ना पड़ा, और क्योंकि यहां आना था, मैंने उसका फिर फोटो स्टेट भी लिया ताकि आपके समक्ष उसे रख सकूं। आखिर शिक्षा नीति क्या चाहती है और इस आईटेक बनाने के पीछे कौन सा संदेश छिपा है? बहुत समय नहीं होगा, इसलिए केवल संकेत ही दे पाऊंगा, लेकिन 5-6 बिंदु मैं अनिवार्य रूप से आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यदि कुछ समय अधिक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन वे बिंदु महत्वपूर्ण हैं। आप जानते होंगे, अगर शिक्षा नीति देखी है तो इस शिक्षा नीति में पहले अध्याय में 4थे पृष्ठ पर विजन ऑफ द डॉक्यूमेंट, विजन ऑफ द पॉलिसी, आखिर इस शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये क्या चाहती है, और पूरा इसका शिक्षा का ताना बाना उस विजन की दृष्टि से लिखा गया है। उसे मैं सिद्ध करूंगा। शिक्षा नीति कहती है, शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य ऐसे अच्छे इंसानों का विकास करना है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे इंसानों का विकास करना है, यानी टू हैव गुड ह्यूमन बीइंग्स इज द विजन ऑफ दिस पॉलिसी। और मुझे ध्यान आता है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात विशेष रूप से 3 प्रलेख, 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं और यही बात करते हैं, और यही बात
संविधान में कई स्थानों पर आई है और शिक्षा नीति बार बार भारतीय संविधान का प्रश्न उठाया है। स्वतंत्रता से पूर्व ही एक राष्ट्रीय आयोग बना था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में। बहुत सारी बातें उन्होंने कही वहां। उन्होंने शोध का प्रश्न भी उठाया जो इस नीति का प्रमुख विषय बना। पूरा एक 18वां अध्याय और किसी में 17वां अध्याय, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी के संस्करणों में थोड़ा अंतर है, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर आ गया है। वहां उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के प्रति और शिक्षा का हमारे प्रति क्या दायित्व है। अधिक दायित्व आ गया है क्योंकि हम स्वतंत्र हुए हैं। ये स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र और अधिक कठिन शब्द है। तंत्र का अर्थ होता है नियम, स्व मीन्स अपने। अब हमें नियम सिखाने वाला कोई नहीं होगा, हमें स्वयं ही अपने नियमों को बनाना है। We have to control ourselves. हम 2 मिनट भी ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकते हैं, अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कृष्ण ने बहुत समझा दिया अर्जुन को, फिर भी अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। और कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन मैं स्वीकार करता हूं, वायु एक दुष्कर्म, वायु के समान दुष्कर ऐसे नियंत्रित करा, लेकिन अभ्यासेन वैराग्येण च कौन्तेय। हे कुंती के पुत्र, अर्जुन के बहुत से संबोधन आए, सबके अर्थ भिन्न भिन्न है, सबका अपना अपना एक अर्थ है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। अभ्यास से और वैराग्य से नियंत्रण में आ सकता है। तो राधा कृष्णन जी का यह बहुत बड़ा संदेश था कि अब हमें अपनी शिक्षा नीति बनाई जानी चाहिए थी। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में यदि उपस्थिति लगाने की छूट दी गई थी तो उसका कारण था कि बिना उपस्थिति के भी मैं अपने महाविद्यालय में, अपने संस्थान में विद्यार्थियों के साथ जुड़ सकता हूं अथवा नहीं। क्या रजिस्टर के द्वारा आएगा? क्या कोई और कर्तव्य सिखाएगा? शिक्षा का अर्थ ही यही है, व्यक्ति अपने को शिक्षित करे। पाठ्य पुस्तकें साधन होती है, पाठ्य पुस्तक साध्य नहीं है। और फिर सन 1956-57 में एक और आयोग आता है, संस्कृत आयोग। और उस संस्कृत आयोग का 4th अध्याय पूरी तरह से यह बताता है, और नाम बड़ा अद्भुत है, स्वतंत्र भारत में संस्कृत की आवश्यकता, नीड ऑफ संस्कृत इन इंडिपेंडेंट इंडिया। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, हमारे जीवन का अंग बन जाता है। और जो बार बार संस्कृत का श्लोक कहता है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही, तो जीवन में परिश्रम का महत्व कहीं ऊंचा उठना हो जाता है। जब संस्कृत का श्लोक कहता है आत्मना आत्मानम उद्धरे, अपना उद्धार स्वयं करो, कोई और नहीं आएगा। न आत्मानम अवसादये, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।
सब सुखी हों, निरोगी हों। संगच्छतम संवदतम संवमनांसि जानताम, मिलकर चलो। और अथर्ववेद का तो गृह सूक्त परिवार कैसा होना चाहिए इस पर चर्चा करता है। तो संस्कृत आयोग लिखता है संस्कृत से ही मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सकता है। मुझे एक घटना याद आती है, आज किसी को सुनाई मैंने। मेरा एक विद्यार्थी था, मैं जब विद्यालय में पढ़ाता था, उत्पल लाहिरी, अद्भुत व्यक्ति था। जब वो स्वयं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा था, बीएससी की वो विज्ञान की ट्यूशंस लेता था। आप उसका स्तर समझ सकते हैं, हर भाषा पर उसका अधिकार था। मुझे कहता है सर मैं 11वीं 12वीं में भी संस्कृत लूंगा। मैं नया नया था उस समय, मैं सन 1975 की बात कर रहा हूं। आप ऐसा तो नहीं समझते ना कि मेरा जन्म ही सफेद बालों के साथ हुआ होगा। मुझे लगा कि ये संस्कृत तो ले लेगा। मुझे भी नया था उस समय, 5-6 वर्ष हुए थे उस विद्यालय में, और भी बीएड एमए भी नहीं किया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम कोर लेवल, 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं, केंद्रिक और ऐच्छिक। कोर लेवल ले लो भाषा के संदर्भ में। कहता सर कोर क्या पढ़ना, वो तो कल परीक्षा ले लीजिए, मैं 100% ले लूंगा। मुझे तो इलेक्टिव लेना है। और मुझे भय था कि इलेक्टिव तो बहुत अंक नहीं देगा, मैं प्रयास भी करूंगा तो 90 से अधिक नहीं जाएगा, और ये विद्यार्थी तो प्रथम स्थान आने की स्थिति में है। मैंने कहा पिताजी को बुला लीजिए। उनके पिता आए, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही मुझे। पहले तो कहा बेटा तुम उत्पल से बहुत बड़े तो नहीं हो, 5-7 वर्ष का अंतर है, मेरे बेटे के समान हो, तुम भी बड़ा बेटा समझ लो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जब मैंने सारी घटना बताई, तुमसे कुछ पूछूंगा, बुरा मत मानना। आई विल लाइक टू आस्क, बंगाली थे, आई विल लाइक टू आस्क यू समथिंग टू, बट डोंट गेट वरीड। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा ये इंजीनियर बनेगा ये मुझे पता है, वो बना भी। इंजीनियर बनकर करेगा क्या? मैंने कहा स्वाभाविक है, धन कमाएगा। धन कहां खर्च करेगा? मैंने कहा स्वाभाविक है, जीवन पर करेगा। जीवन कैसे सीखेगा? मैंने उत्तर पा लिया कि संस्कृत जीवन सिखाने की कला है, संस्कृत केवल एक विषय नहीं है। और यही कारण है ये शिक्षा नीति में 24 बार संस्कृत विषय की चर्चा होती है। 22वां अध्याय पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति को लेकर लिख दिया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा बार बार होती है। यह बात अलग है, हम समझ ही नहीं पाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा होती क्या है। देंगे एक तो उदाहरण, मैंने क्षमा मांग ली है, समय कुछ अधिक नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो संस्कृत का संदर्भ उसने वहां दिया था, और हमने एक नीति के अंतर्गत संस्कृत को जीवन से हटाया। संस्कृत विषय नहीं था, वो सभी विषयों में लगा होना चाहिए था। उसकी प्रक्रिया क्या होती, वो एक अलग प्रश्न था। वो दूसरा डॉक्यूमेंट था, प्रलेख था, जिसमें मूल्यों की चर्चा की गई थी। और तीसरा डॉक्यूमेंट, जब भारत में आर्थिकता की ओर विकास किया गया कि हम नया अर्थशास्त्र चाहते हैं, तथा कथित लिबरलिज्म, उदारवाद का प्रश्न उठा, तो शिक्षा पर एक चिंता व्यक्त की गई। 1986 की नीति आई थी, सत्ता परिवर्तित हुई, सत्ता और शिक्षा का संबंध रहता है। तो सन 1990 में पुनरीक्षा होती है आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में, और फिर तब एक डॉक्यूमेंट आता है, वो नाम दिया गया टुवर्ड्स ह्यूमन एनलाइटन सोसाइटी, सजग मानवीय समाज की ओर, अर्थात शिक्षा मानव बनाने के लिए है, जिसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ मानव मूल्य होने चाहिए।
उसके बाद यह डॉक्यूमेंट आता है कि हमें अच्छे इंसानों की जरूरत है। यह आज की सुबह की घटना बताती है, हाँ, हमें अच्छे इंसानों की आवश्यकता है। कैसा हो वह अच्छा इंसान? कार्य करने में सक्षम हो, करुणा और सहानुभूति हो। अगर करुणा होती तो ये नीट की घटना नहीं घटती। अरे जिनके भविष्य पर आंच आएगी उसके प्रति हमदर्दी होती। वो करुणा हटाया, कंपैशन है, सहानुभूति की चर्चा करती है। साहस और लचीलापन हो, बात को कहने का साहस तो हो। युग के अनुसार परिवर्तन का प्रश्न होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलना होगा। वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति हो। ये वैज्ञानिक चिंतन का अर्थ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं है। कोई भी विषय वैज्ञानिक हो सकता है। अरे राजनीति के साथ, जिस पंकज जी का तो विषय राजनीति विज्ञान है, विज्ञान शब्द तो राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके पीछे कारण है, जिसका एक बहुत सीधा उदाहरण इसके वैज्ञानिकता का आज का प्री पोल जो आता है, वो वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने का प्रश्न है, जिसकी व्याख्या न्याय शास्त्र ने की है। वो खोज का विषय है, वो शोध का विषय है, वो प्रामाणिकता का विषय है। और जब न्याय शास्त्र का पहला सूत्र कहता है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, पहला शब्द ही प्रमाण है, क्वेश्चन ऑफ वेरिफिकेशन। अरे ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है जो वैज्ञानिकता का प्रश्न उठा रही है। यह प्रश्न, यह अनुच्छेद इस प्रकार की चर्चा करता है। एक बात और कहता है जो आपके साथ जुड़ी है। मैंने कहा ना, आईटेक तो आने वालों के साथ, लेकिन आईटेक के पीछे क्या था, भाव क्या था? उसके पीछे भावना थी, एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है। ए गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वन, जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण उपलब्ध होता है, जहां सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं और जहां सीखने के लिए अच्छे आधारभूत ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। ये सब प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है कि हम एक ऐसी शैक्षिक संस्था बना सकते हैं क्या? शिक्षा नीति का इस अनुच्छेद के बाद 25 सिद्धांत दिए गए हैं। और पहला सिद्धांत कहता है, रिकॉग्नाइज द चाइल्ड, बच्चे को पहचानो, उसमें ऊर्जा है, उसमें एनर्जी है, जिसकी बात एक मित्र ने की, चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसे मान्यता दो, फिर विकास के उपाय करो। विकास और वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंतर होता है। ये विकास की बात कर, जो प्रकृति देती है वो वृद्धि है। मेरे बाल बढ़ते हैं वो वृद्धि है, ग्रोथ है। जब मैं काट कर रूप देता हूं वो विकास है, डेवलपमेंट है। तो लक्ष्य के साथ उसे जोड़ना होगा। कितने सुंदर रूप से शिक्षा नीति ने कहा उसे मान्यता दो। फिर कहा, आप अकेले मत देना, अभिभावकों के साथ मिलकर देना, विद योर पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि आपके पास तो 7-8 घंटे के लिए आएगा, बाकी घंटे तो वह घर बिताएगा। इसलिए दोनों को मिलकर उनकी क्षमताओं को, अरे इसे पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए बनाओ, इसे पीटीए मत बनाओ। घर वाले कहते हैं नहीं पढ़ता तो पीटो, स्कूल वाले भी कहते हैं नहीं पढ़ता तो पीटीए पीटो। ये पीटीए नहीं है, ये पीटीए है। इस आइटम के पीछे ये भावना है। हर प्रश्न पत्र में बाद में परियोजना दी गई है, प्रोजेक्ट दिया गया है, चर्चा की बात उठी है। ये परियोजना इसीलिए है
कि बच्चे की क्षमता बाहर निकलकर आ सके। कितना सुंदर कह दिया था चाणक्य ने, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। यह हमारे लिए है, हम बच्चों की क्या योग्यता को पहचान सकते हैं। बीच में प्रश्न आया था, किसने कहा एग्जामिनेशन की हमें सीक्रेसी रखनी चाहिए, एनटीयू को करना चाहिए। आप जितनी लाइसेंस प्रणाली चलाएंगे उतनी समस्याएं खड़ी होंगी। इस शिक्षा नीति ने ना तो एग्जामिनेशन की बात की है, ना इवैल्यूएशन की बात की है। एग्जामिनेशन शब्द एक बार आया है, इवैल्यूएशन 2 बार आया है, बाकी तो आकलन आया है, असेसमेंट आया है, और उसके आगे भी एक विशेषण लगा दिया गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। क्या होता है आकलन? तो हिंदी का मुहावरा याद कीजिए, पूत के पांव, यह आकलन होता है, असेसमेंट होती है। बच्चा किस दिशा में जाएगा, और अगर नहीं समझ पा रहा तो क्यों नहीं समझ पा रहा है। हमें असेसमेंट के बारे में सोचना होगा, नई पद्धतियों के बारे में। ये बाहर जाकर हमारा विद्यार्थी का कोई और परीक्षा लेगा, शिक्षा नीति इसकी बात नहीं कर रही है, इसलिए आईटेक भी इसकी बात नहीं कर रहा है। ये प्रोजेक्ट इसी के लिए है। बहुत बार किसी ने कहा यह अगर हिंदी में होता, ठीक है समस्याएं होती हैं, अगर मैं किसी को कहूं डिजीज तो उसे सोचना पड़ेगा, शब्दकोश देखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं रोग तो शब्दकोश देखने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपनी भाषा में अपनी पुस्तक के कम से कम 80% संकल्पनाओं से परिचित होता है। इसलिए भाषा का प्रश्न उठाया, इसलिए फाउंडेशन लिटरेसी कहा कि बच्चे को पहले भाषा पे निपुण बनाइए, और प्राचीन भारत ने यही कहा 5 वर्ष तक बच्चे को घर में रखिए, भाषा पर नियंत्रण कीजिए, फिर कहा गुरु संसदम प्रेषे, उसके बाद गुरुकुल की ओर भेजिए। साथियों, प्राचीन भारत में तो शिक्षा का अर्थ ही भाषा शिक्षा है। ऋग्वेद, प्रातिशाख्य, बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ हैं, सब में उच्चारण की प्रक्रिया का प्रश्न उठ जाता है। दुर्भाग्य से एक बात चल पड़ी, हम किसी कोई कुछ भी बोले कहते हैं क्षेत्रीय प्रभाव। अरे भैया, फिर एक क्षेत्रीय प्रभाव अंग्रेजी में भी मान लो। फिर जब आप कहते हैं सेम टू यू के स्थान पर कोई शेम टू यू कह दे तो क्यों हंसते हैं? उनको कहो कि क्षेत्रीय प्रभाव है। भारतीय भाषाओं में क्षेत्रीय प्रभाव आता है, बाकी भाषाओं में दिखाई नहीं देता है क्या? अभ्यास कराना पड़ेगा। भाषा पढ़ाने का अर्थ केवल कविताओं का अर्थ करना नहीं है, अर्थ कैसे प्राप्त किए जाएं। इसलिए शिक्षा नीति ने कहा प्रश्न यह नहीं कि बच्चा सीखता है या नहीं, उसने एक वाक्य लिखा है, और न जाने कितने संदर्भों में मैंने देखा है, मैं वो वाक्य नहीं सुन पाता हूं। शिक्षा नीति कहती है हाउ टू लर्न। आज के युग में बच्चे को सिखाइए कैसे सीखा जाता है। अरे सहस्रों पुस्तकें हैं, हजारों पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें पढ़ाओगे? अरे गूगल ने आपका काम छीन लिया है, क्या नहीं उपलब्ध। रामायण में इसलिए उदाहरण आया है, लक्ष्मण मूर्छित हैं, संजीवनी लानी है, हनुमान पहाड़ ले आते हैं। क्यों लाते हैं? कहते जी सारा चमक रहा था, आपने कहा था सब चमकता हुआ हो। सुतीक्ष्ण उठते हैं, संजीवनी लाते हैं। मैं कहता हूं गूगल ने बच्चों के सामने ज्ञान का पहाड़ रख दिया है। हमारी आवश्यकता है उस ज्ञान को कैसे उपयोगी के रूप में चुनना है, यह हमें सोचना है।
इसमें शिक्षा नीति हाउ टू लर्न का प्रश्न उठाती है। दुर्भाग्यपूर्ण एक चिकित्सक नाक का बनता है, एक गले का बनता है, एक कान का बनता है। कान वाले को पता नहीं नाक का क्या संबंध है, तो फिर कहते हैं कि उसके पास जा, उसके पास जा। अरे पूरा शरीर मेरा है। जब मैं अपनी सेविंग के बारे में सोचता हूं, कब कैसे खर्च करना है, तो गणित है। योजना बनाता हूं तो इकोनॉमिक्स है। गर्मी और सर्दी आने पर कौन से कपड़े पहनने हैं तो ज्योग्राफी है। पर डंडे बनाता हूं तो रेखा गणित आ जाता है। भोजन कैसा हो तो भूगोल आ जाता है। इस सारे विषय मनुष्य के लिए है, मनुष्य केंद्र में है। इसलिए शिक्षा नीति कहती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इन विषयों को अलग अलग मत कहिए। इस आइटम के बनाने में यह दृष्टिकोण रहा है। यह मल्टीडिसिप्लिनरी है। आप कैसे विज्ञान को पढ़ाएंगे अगर आपको विज्ञान का इतिहास ना पता हो तो कैसे इतिहास और विज्ञान जुड़ा हुआ है। सुबह किसी से बात हो रही थी, केमिस्ट्री की बात हुई। कहते केमिस्ट्री हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है। अनिल जी थे, बैठे होंगे, यहां बैठे हुए हैं। तो मैंने इनसे पूछा सुबह उठकर कितने गिलास खून पीते हैं। नहीं सर मैं तो वेजिटेरियन हूं। फिर आपके शरीर में खून कहां, ठीक कह रहा हूं सर मैं ठीक है यही। मैंने कहा आपके शरीर में कैसे खून आ गया। कहते हम जो भोजन करते हैं यानी भोजन के रसायन तत्व मिले, रक्त बन गया, यही तो केमिस्ट्री है। हमारा शरीर जीता जागता रसायन शास्त्र का घर है। हाउ विल आई सेपरेट इट। इसलिए बच्चे को इंटीग्रेट रूप में सोचा जाए। वो बच्चा है, बड़ा होगा तो क्या बनेगा, कैसे होगा। मनोविज्ञान होगा तो कैसा बनेगा, अगर 9वीं 10वीं का होगा तो कैसे बनेगा, 11वीं 12वीं का कैसे होगा। यानी पूरे बच्चे को देखना सिखाइए। अभी तक यही समस्या थी। टीजीटी वाला कहता था 9वीं, उनको प्रश्न यही था डेवलपमेंटल टास्क का चिल्ड्रन ऑफ 11 to 13, तो बाकी को क्या करोगे भाई। इसलिए कहा कि निरंतर है, फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी है, मिडल है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को इकट्ठा कर दिया है। यह दृष्टिकोण आईटेक में अपनाई गई है। पंचकोशीय विकास कोई अद्भुत कल्पना नहीं है। आज भी कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट। उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका प्राणिक होना चाहिए। अरे इसी के तो नाम है। उसका शारीरिक विकास हो, अन्नमय कोश। लेकिन कोश कहां है। कोश का अर्थ होता है ऊर्जा है, बंद है। बीज में पूरा वृक्ष समाया है। उपनिषद में बार बार चर्चा यही की गई है, मनुष्य बच्चा बीज के समान है। अरे पृथ्वी में डालो, परिवेश बनाओ, हवा आने दो, धूप आने दो, अपने आप अंकुरित होगा। वही करना है। इस शिक्षा नीति का यही कहता है वातावरण कैसे बनाया जाए। इसलिए प्राणिक विकास भी चाहिए। विशेष रूप से आज की दुनिया में जहां बच्चे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, औद्योगिक स्थलों पर रहते हैं, वायु प्रदूषित है, अगर उसे प्राणायाम का अभ्यास नहीं होगा तो गया। इसलिए तो प्राणमय कोश है। प्राचीन भारत ऋषि लिखते हैं तो क्रांत दृष्टा है। समस्याएं आज की हैं और समाधान प्राचीन काल में दिया है। भावात्मक विकास भी चाहिए, लेकिन रोता ही ना रह जाए, इमोशनलिटी में ही रह जाए, संवेग ही नहीं हो तो बुद्धि भी चाहिए। इसलिए कहा विज्ञानमय कोश। विज्ञान का होता है पृथक पृथक कर देना, विश्लेषण कर देना, एनालाइज करना। एनालिसिस का विज्ञान, यानी वह कोश जो एनालिसिस सिखाता है। और चारों का विकास हो जाए, उस सारी ऊर्जा अपने में ढूंढता है, यह आनंदमय कोश है। तो कामायनी का ध्यान आता है
हिमगिरी के प्रारंभ होती है कहानी। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वो चिंता है, ऊपर जल था नीचे थल था, एक सघन और एक तरल। और अंत में कहता है आनंद सघन घना था।